लाइफ इज अ चैलेंज, और चैलेंजेस को लेना इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस को कंप्लीट करना भी आसान नहीं है। बट यही तो जिंदगी है। अगर जिंदगी आसान होती तो क्या ही बात थी। इसी बात को समझाने के लिए जिंदगी नहीं, चैलेंजेस को, प्रोफेशनल चैलेंजेस को, क्योंकि लाइफ में कुछ हो ना हो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद वी ऑल वर्क, हम सब काम करते हैं, और इसी के लिए हमें चाहिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस जो हमें थोड़ा समझा पाए कि इन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, चाहे वो पहली जॉब पाना हो या स्विच करना हो, या कोई एथिकल डिलेमा जो आपके मन में आ रहा है। तो इसी एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए वी हैव विद अस विवेक पालीवाल सर, हु इज एन एक्सपर्ट। जिंदगी के तो हैं ही, बट हिज जर्नी, जिसमें उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया है जो कि शायद हमको एट इनिशियल लेवल बिल्कुल पता नहीं होता। सो विद अ वार्म वेलकम, मैं वेलकम करता हूं विवेक पालीवाल सर को। हेलो सर, कैसे हैं सर हेलो। आप? नमस्कार। सर बढ़िया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर दी ऑडियंस। जैसा मनीष जी ने बताया, मैं विवेक पालीवाल और मैं यहाँ पर मनीष जी के साथ में आज बैठा हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली नोएडा में हूँ। और मेरा जन्म हुआ था, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में, छतरपुर जिसका नाम है, और खजुराहो के पास में है ये। और वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई चालू की। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया, और मैंने इंजीनियरिंग किया इंदौर से। उसके बाद में मैं निफ्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने अपैरल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में गोकुलदास इमेजेस में काम किया। फिर उसके बाद में काफ़ी इस तरीके की कंपनीज, एक्सपोर्ट हाउस में काम करने के बाद में मैंने एक bespoke कस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि यूएस एंड अपैरल कस्टमर्स के लिए काम करती है। और इसमें जो फैशन ब्रांड्स है, कस्टमाइजेशन एक ब्रांड है ई शक्ति, उसके लिए मैं अभी काम कर रहा था। और मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ। मैं पिछले 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं काफ़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और इसी तरीके के क्षेत्र में आगे अपना एक्सपर्ट और कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना चाहता हूँ। यही मेरी एक आपसे मेरा एक इंट्रोडक्शन है। तो यही एक एस्पेक्ट जो मैंने कैच किया, शायद आप भी कैच कर रहे होंगे। सर ने कहा लर्निंग, 20 साल एक्सपीरियंस सर के पास है, 20 साल सर ने काम कर लिया है, 20 साल के बाद भी सर कंटिन्यूस लर्निंग पे हैं। और इसी लर्निंग के फेस को हम जिंदगी कहते हैं। मतलब अगर जिंदगी जीनी है तो कीप लर्निंग इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। लेकिन इस लर्निंग के लिए हमारा जो लर्निंग सेगमेंट है, सी, फर्स्ट टू ट्वेल्थ हमारा जो लर्निंग है वो सब कॉमन रहता है। बट जो एस्पेक्ट जहां हमको अपना प्रोफेशनल करियर या पाथवे चूज करना होता है, वहां स्टार्ट होता है अपने कॉलेज से। सो वाइल चूजिंग अ कॉलेज, आपका टैलेंट एक एस्पेक्ट है, और आपका मन एक एस्पेक्ट है। टैलेंट है कि जो आपको पता है, लेकिन कई लोगों को बहुत लेट में पता चलता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। बट कई लोगों को मन होता है कि आई वॉन्ट टू डू दिस, डू दैट। तो इन चीजों के ऊपर आप अपने कॉलेज से पहले जब भी डिसाइड कर रहे हो, तो इन चीजों में क्या एस्पेक्ट्स आपको साथ में रखने चाहिए, ये सर कुछ टिप्स अगर आप हमारे मतलब फ्रेंड्स को या ऑडियंस को दे पाएं कि ये वाइल स्टार्टिंग या अपना कॉलेज जैसी शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले एक मतलब, ठीक है, टैलेंट इज वन थिंग, आपके अंदर है कि आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। बट जहां मन भी है, जहां आपको लगता है कि फाइनेंशियली मैं केपेबल रहूंगा, तो कुछ टिप्स मतलब। जैसा मनीष ने बताया कि काफ़ी सारे लोगों का एक स्किल होता है, एक पोटेंशियल होता है, एक इंटरेस्ट होता है। काफ़ी ये एक हम बात करते हैं जब बच्चे अपने 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं।
इवन अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, वो उनको नहीं पता होता है कि आगे करना क्या है, लाइफ में करना क्या है, अचीव क्या करना है, उनको कुछ किस स्ट्रीम में जाना है, क्या वो पीसीएम लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आगे एमबीए करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। एंड स्पेशली आज का टीनेजर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता क्या करना है। सो एंड ये जर्नी कंटिन्यूस है। आपको कई बार ऐसा होता है कि आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं, काम करते हैं, और आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा परफेक्ट डेस्टिनी नहीं है। तो आप कई बार उस चीज को चेंज कर देते हो। तो मेरा ये एडवाइस होगा यंग जो कॉलेज ग्रोइंग ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको किस जगह इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट की फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो वीडियो ग्राफिक्स हो, एनिमेशन मूवीज हो, आपको इंजीनियरिंग अच्छा लगता हो, आपको मैथ्स अच्छा लगता हो, आपको केमिस्ट्री है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपको क्रिएटिव पसंद है, फिल्म मेकिंग पसंद है, मूवी मेकिंग, सो देर आर वेरियस फील्ड्स। आइडेंटिफाई योर बेस्ट फोर्टे एंड देन गो फॉर इट। कई बार हो सकता है आपको ये आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन हो, एंड देयर आर वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये आपके लिए एक सही डायरेक्शन है, आपका एक करियर का डायरेक्शन बनता है। सो देयर आर वेरियस काउंसलिंग एंड काउंसलर्स आर अवेलेबल, जो आपको हेल्प करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि आप जितना जल्दी ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। तो वही सर कह रहे कि आप अपने डिसीजंस को टाइमली लीजिए। और टाइमली से मतलब ये नहीं कि आप 10th में प्रिपेयर करके बैठ जाइए कि भाई मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है। 10th में फोकस ऑन योर 10th क्लास स्टडीज। 12th में अपनी अपनी जो आपका स्ट्रीम है उस पर फोकस कीजिए। जो करियर के लिए गाइडेंस है उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आर देयर। तो जरूरी नहीं है कि आपका टैलेंट आपको एक दिन में पता चल जाए। कई लोग होते हैं जिनको 30, 35, 40, इवन 60 तक भी लोगों को अपना टैलेंट पता नहीं चलता है, बट होता सबके अंदर है। तो टैलेंट को ढूंढने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज को ट्राई करना है। आपको जो ट्राई करना है वो है एक एक्सपर्ट गाइडेंस, जो कि आपको शायद हर कोई ना दे पाए। और इसी के लिए आज हम ये शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट हैं विवेक सर, जो कि ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली टैलेंट को आपने कैसे ढूंढना है। तो वो सिंपली ये बता रहे हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए। टैलेंट टैलेंट क्या है सर? मतलब अगर 10 इयर्स आपको एक चीज में हो गया है तो आपने वो स्किल डेवलप कर ली है। तो आप दो चीजें होती हैं किसी भी इंसान में, एक होता है उसका एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। यस सर। तो आप स्किल कभी भी एक्वायर कर सकते हैं अपने आप, जीवन के इनिशियल ईयर्स में आप कर सकते हैं, उसको 20s में कर सकते हैं स्किल एक्वायर। लोग अपने 50s में 60s में भी जाके स्किल एक्वायर करते कर हैं। रहे हैं। तो लोग इंजीनियर रहते हैं, बाद में रह के वो बिजनेस करते हैं। डेफिनेटली। इंजीनियर रहते हैं, वो बाद में रह के पता चलता है कि उनको कुकिंग में शौक है, तो वो अपना शेफ बनते हैं 50s में जाके। सो इट्स इंटरेस्ट, बट द मेन पॉइंट इज आप अपने इंटरेस्ट को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने पीयर्स से पूछिए, आप अपने नेबर से पूछिए, आप अपने सिस्टर से पूछिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए, क्लोज फ्रेंड से पूछिए कि मेरा व्यक्तित्व या मेरी पर्सनालिटी किस तरह की मेरी पर्सनालिटी है। क्या मेरी पर्सनालिटी एग्रेसिव है, क्या मेरी पर्सनालिटी सॉफ्ट है, क्या मैं पब्लिक डीलिंग में अच्छा कर लेता हूँ, क्या मेरी थिंकिंग पावर अच्छी है, क्या मेरी मेमोरी अच्छी है। कई बार कुछ चीजें आप अपने आप को, इवन हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, अंदाजा उनको नहीं था। जामवंत जी ने बताया। सो द सिमिलर वे, कई बार आपको अपना इनहेरेंट पोटेंशियल आपको नहीं पता होता है, जो कि आपके क्लोज सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, आपके चाहने वाले, जो आपके चाहते हैं आपको, वो लोग आपको इस तरीके से आपको मदद कर सकते हैं। और देयर आर प्रोफेशनल्स अवेलेबल इन द मार्केट जिनसे आप ये मदद ले सकते हैं। सो द एज आई सेड अर्लियर,
The main point is identify your passion, identify your interest and go for it. Because जब आपको इंटरेस्ट जहां पर आप करेंगे, जिस जगह आप एफर्ट्स डालेंगे, देन आपका एफर्ट्स 1+1 2 नहीं, 1+1 आपको 11 मिलेगा. एंड डेफिनेटली दैट विल डेफिनेटली मेक यू, आपको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, फेम, मनी, एवरीथिंग विल कम, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है एंड पैशन है. तो सिमिलरली वही आप इंटरेस्ट जब आप अपना एक्वायर कर लेते हैं, अभी सर ने एक चीज और कही, एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट का ये लॉजिक नहीं है कि आप कहीं गए आपने, ये आप सेल्फ एसेस कर सकते हैं. जैसे कि सर ने बताया कि आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपका ब्रेन अच्छा है, ये मेमोरी अच्छी है, तो आप खुद एसेस कर सकते हैं. आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है आप उनसे भी पूछिए कि ठीक है, आप उनसे बात कीजिए. लेकिन ये एप्टीट्यूड जो है सेल्फ असेसमेंट है. आपको लग रहा है कि एक एक सक्सेसफुल इंजीनियर में ये वाली चीजें होती हैं, तो मेरे अंदर इसका परसेंटेज कितना है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछ रहे हैं. बट स्टिल एक एक्सपर्ट ये बेटर बता पाएगा कि उसको किस मेजरमेंट पे, किस नापतोल पे करना है. कि इसको आप मतलब ठीक है, अगर हम लोग ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट लोगों का था, लेकिन आज भी वो लोग हैं जिनका उतना नहीं, शायद उससे ज्यादा या उससे कम, बट है. तो ये एप्टीट्यूड भी आप देखते हैं, और यही एप्टीट्यूड आप चेक कर सकते हैं जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं. तो एक कॉलेज जो प्लेटफॉर्म है ये एग्जैक्टली ठीक है, प्रोफेशनल के लिए ठीक है, बट ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाता है. तो सर एक एक छोटा सा मतलब कुछ इंस्टेंसेस आपके कॉलेज लाइफ में, आपके जब आप इंजीनियरिंग में थे, जब आपने देखा हो कि ये आपके एप्टीट्यूड में, जब आपने अपना अपना एप्टीट्यूड टेस्ट खुद खुद ही किया हो कि चलो ठीक है, मैं मतलब जैसे आपने अभी कहा पर्सनैलिटी में मैं मतलब ऑन अ स्कोर ऑफ 100 मैं इतना बैठ रहा हूँ. मेमोराइजिंग में मैं ऑन अ स्कोर ऑफ 100 में इतना बैठ रहा हूँ. मैं एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पूछ रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, उसके बाद आपने डिसीजन बनाया हो कि फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में, कि अब मैं अपैरल इंडस्ट्री में काम करना So, शुरू करूँ. मैं इसका एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं ये मैं बात कर रहा हूँ 97 98 की, उस टाइम पर इस तरीके की प्रोफेशनल काउंसलर्स एंड एप्टीट्यूड ये अवेलेबल नहीं थे. बट आई कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम से मैंने अपना 10th और 12th पढ़ाई किया है. एंड जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वो एक इंग्लिश मीडियम था, तो एक डर था कैसे मैं करूँगा. एक छोटा सा मिडिल क्लास से, एक छोटे शहर से मैं आया था, और इंदौर जैसे, हमारे लिए इंदौर एक बड़ा शहर होता था, इंदौर में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. तो इंदौर में इंजीनियरिंग करने के दौरान जब मैंने देखा कि अरे ये तो इंग्लिश में लेक्चर्स होते हैं, इंग्लिश में सभी लोग प्रोफेसर्स आके पढ़ाते हैं, बुक्स इंग्लिश में हैं, मुझे कहीं ना कहीं अपनी एक वीकनेस मुझे आइडेंटिफाई किया मैंने कि हाँ ये मेरा वीकनेस है. मुझे फर्स्ट 6 मंथ में मैंने उसको ओवरकम किया. मुझे फर्स्ट 6 मंथ में मुझे प्रॉब्लम हुई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हालांकि काफ़ी सारे लोगों के साथ में होता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स में मुझे 80 जिसको हम बोलते थे हाँ जी, हमारे हाँ जी. इंजीनियरिंग में, मैं उसको लगा. बट and surprisingly in second semester I cleared all my exams with fantastic grade marks. तो सो आइडेंटिफाई कि आपका वीकनेस कहाँ है, उसको ओवरकम करिए, क्योंकि स्ट्रेंथ है, वीकनेस है. डोंट से कि ये वीकनेस है, इट्स एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. यही बात बहुत मेजर है सर. हम So the लोग major weakness, thing हाँ. is the area of improvement. It's not weakness. It's an area of improvement. कोई भी, nobody is perfect, but you can always be perfect. You can always try for that. You can aim for it. तो मैंने भी किया. सेकंड अपने सेमेस्टर में मैंने उस पर फोकस किया, कंसंट्रेट किया, ओवरकम किया उस चैलेंजेस को. एंड देन हमारे इंजीनियरिंग में, एंड देन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जाके मैंने रियलाइज किया कि नो, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग, वीविंग, इट्स अ नॉन ग्लैमरस इंडस्ट्री. एंड मैंने आइडेंटिफाई किया कि शायद ये मेरे लिए सही इंडस्ट्री नहीं है. तो मैंने अपैरल में जाके मैंने इसको फिर फाइनल एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया, बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि शायद अपैरल इंडस्ट्री विद इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये मुझे शायद ज़्यादा वैल्यू एडिशन दे सकता है. सो एट राइट पॉइंट, राइट डिसीजन कैन टेक योर करियर टू अ डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री.
एक डिफरेंट आपको एक पाथ पे लेके जा सकता है। तो अभी सर कह रहे राइट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होती है? क्या आपको किसी से पूछना पड़ता है कि ये राइट डायरेक्शन क्या है? लेकिन मैं जहाँ तक समझा, राइट डायरेक्शन है जब आप अपने आप को एसेस करते हैं। तो ये एसेस करने के बाद सर ने फोर्थ ईयर में मतलब सोचा कि इतना सब कुछ है अपैरल में, इस वाले सेगमेंट पे मैं फोकस करता हूँ। तो ये आपको इन 3 सालों में, 4 साल, लॉजिकली जो लोगों की डिग्रीज है मतलब वो 3 सालों की होती है। बहुत कम प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे जिनमें 4 सालों की होती है। तो आपको अगर 4 साल के अंदर पूरा का पूरा टाइम मिल रहा है तो ये आप इसमें अपने आप को एसेस कीजिए, अपना एप्लीट्यूड असेसमेंट कीजिए। और सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज लाइफ का है दैट इज एग्जाम्स। एग्जाम्स का मतलब ये नहीं कि आपको नंबर्स लेके आने हैं। एग्जाम्स का मतलब यही है कि आपका एप्टीट्यूड जो आपने एसेस किया है उसको आप यूटिलाइज करने के बाद वहां पर कितना ला रहे हैं। एंड देन लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम आता है करियर। ठीक है, 4 साल हमने कोर्स कर लिया, अच्छे ग्रेड्स आ गए, सब कुछ आ गया, बट एक करियर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट चैलेंज है, बड़ा भी है, बट सबसे बड़ा चैलेंज है इस चैलेंज को कंटिन्यूअसली इसके साथ प्ले ऑन करना। तो सर ये आपका कॉलेज फिनिश हुआ, फिर आपने जॉब स्टार्ट करा होगा। तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज फिनिश हुआ और उसके बाद में मैं जब आया अपैरल इंडस्ट्री में, फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से मैंने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एक प्रोग्राम होता है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद में ऑप्ट किया। और मुझे गुजरात में निफ्ट गांधीनगर में मुझे ये पढ़ाई करने का मौका मिला। और हमारे टाइम में ये ओनली 7 इंस्टीट्यूट्स ऑल इंडिया लेवल पर होते थे, Yes, एंड इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, इवन कंसिडर आज काफ़ी ज़्यादा हैं, आई थिंक शायद 20-25 निफ्ट के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में। एंड निफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे ना ही एक एक्सपोजर दिया एकेडमिकली, बट ऑल्सो मेरे को एक प्रोफेशनल बनने में मुझे मदद किया। जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, हम हॉस्टल में रहते थे, तो एक द एंटायर इकोसिस्टम जो हमको इस तरीके का मिला। एंड देन गांधीनगर, चूंकि वो अहमदाबाद के पास में है, इट्स टेक्सटाइल है, मैनी डिजाइनर्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID अहमदाबाद में अवेलेबल है। तो मुझे एंटायर इकोसिस्टम मिला और एक डिफरेंट लेवल के लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। देन वहाँ से निकलने के बाद मैंने गोकुलदास इमेजेस, हमारा बैंगलोर का एक वन ऑफ द रिनाउंड एक्सपोर्ट हाउसेस है, वहाँ से मुझे कॉलेज कैंपस में ये हमारे कैंपस से ही रिक्रूटमेंट्स जो प्लेसमेंट्स होते थे उससे मुझे वहाँ पर मौका मिला काम करने का। और द एंटायर जर्नी हैज़ बीन वेरी वंडरफुल। एंड सो द एंटायर करियर में मैंने एक चीज़ जो आप ध्यान रखी है वो है इंटीग्रिटी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ है इंटीग्रिटी। if you are loyal to your work, your ethics, honesty, everything that's will take you through. Don't take shortcuts. शॉर्टकट्स आपको अभी मिल जाएंगे, इमीडिएटली आपको शायद लाइफ में कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे देंगे, बट द लॉन्ग रन में योर एफर्ट्स, योर एटीट्यूड ओनली विल टेक यू थ्रू। तो वही सर कहना चाह रहे शॉर्टकट्स। तो अभी एक सर एक छोटा सा जो अभी फेस चल रहा है कि बहुत सारे HR रिक्रूटर्स भी इससे परेशान हैं, और मतलब अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि सबसे बड़ा, अगर किसी को लगता है तो वो कॉलेज, बढ़िया कॉलेज से इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको उस चीज़ में लर्निंग करनी है। ये लोग मैक्सिमम जो हम ये स्टूडेंट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बढ़िया पैकेज मिल जाए। तो बढ़िया पैकेज मिल गया, 6 मंथ वहाँ काम किया, दूसरी जगह मिल गया 10,000, 15,000, 20,000 मोर मिल गया, चले गए। बट एक चीज जो मेरे समझ में आती है कि वो एक डायलॉग है एक मूवी का, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर लॉजिक है, विद मोर मनी कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको लगता है कि भाई आज ठीक है, आज मेरे को 50 मिल रहा है, 6 महीने बाद, साल भर बाद स्विच मारा 80 हो गया, फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद स्विच मारा 1.5 हो गया। अब ये 1.5 साल की एक्सपीरियंस में मैं 1.5 कमा रहा हूँ, बट क्या ये 1.5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है,
क्या ये मेरे सैलरी को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि मतलब सर लॉजिकली। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने खोला है। हम्म। आपको अपना एक जिसको बोलते हैं वैल्यू, हम्म। हमने जैसे कोविड के टाइम पर देखा था, तो कोविड में मास्क, इट्स ऑल सप्लाई एंड डिमांड। मास्क हमने पहले 20 रुपए में खरीदा, 50 में खरीदा, 100 में खरीदा, 200, 500 में खरीदा। वेजिटेबल्स, एंड ड्यूरिंग कोविड, सेकेंड कोविड में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जिनकी वैल्यू 500 रुपए है, वो 50-50 हजार में भी बिक रहे थे। तो बट क्या वो उसकी रियल वैल्यू है? नहीं है। दैट इज ऑल सप्लाई एंड डिमांड। तो आपको जस्ट बिकॉज के मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, आप क्या करते हैं? अपने को इनकैश करते हैं। डोंट बिकम अ कमोडिटी। कि मार्केट में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोई आपको डबल ऑफर कर रहा है, आपको डबल ऑफर कर रहा है, आप चले जाएंगे, लेकिन क्या रियल वैल्यू है आपकी? आप वापस से 50,000 से 1 लाख में चले जाएंगे, लेकिन द रियल वैल्यू इज योर नॉट 1 लाख, द रियल वैल्यू इज योर 50,000 और 70,000। आपको वापस 1 लाख से वापस 70,000 आने में बहुत दुख होगा, बहुत दुख। तो बिकॉज आप अपने एक्सपेंसेस सेट कर चुके होंगे, आप अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर चुके होंगे, और फिर ये एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन होते हैं। आप अपने उनको दबाना नहीं चाहते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को एक ईगो आ जाता है कि मैं कैसे 1 लाख से वापस 70 पे चला जाऊं। सो दैट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रियल वैल्यू, आइडेंटिफाई योर रियल वैल्यू। इफ यू थिंक you are having a real value of 1 लाख, go for it. But if you think ये मेरे लिए अभी जस्टिफाइड नहीं है, मुझे शायद 1 साल और काम करना चाहिए, एंड देन मैं 1 लाख की वैल्यू का बन जाऊंगा, वेट फॉर इट। बेसिकली हम लोग करियर बबल बना रहे हैं। करेक्ट। कि करियर बबल मतलब ठीक है आज आर्टिफिशियल ग्रोथ, जैसा कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स में देखा है, बहुत सारे हम शेयर मार्केट्स में देखते हैं, बहुत सारा हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम बबल देख रहे हैं, ये एक बबल है। एक बीच में जो आया था बिटकॉइन, सो इट्स ऑल बबल। आप उसको आर्टिफिशियली ग्रो तो कर लेंगे, बट लेकिन वो जब उस टाइम पर जब फूटेगा, आपको नहीं पता आप उस टाइम पर किस जगह पर होंगे, और फिर आपको बहुत ज्यादा पेन होगा जब आप वापस से उस ग्राउंड रियलिटी में आएंगे। फूटता है सर, जब ये फूटता है तो लोग मतलब सुसाइड तक करते हैं। मतलब मैंने किसी से सुने कि मतलब ऑफिस में इतना ज्यादा वर्क प्रेशर होगा कि एम्प्लॉय ने सुसाइड कर दिया। तो एम्प्लॉय को आप मतलब लॉजिकली मैं बताऊं, एक जो वर्क प्रेशर होता है वो भी मतलब मैं अगर जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर वर्क प्रेशर उतना नहीं था कि ये भी करो वो भी करो। लेकिन आज जब मैं मतलब अपने करियर के एक टिक टिक लेवल पे हूँ, तो आज मेरे ऊपर प्रेशर है कि भाई मेरे को आधे घंटे के अंदर डेडलाइन करके देनी है। तो आधे घंटे के लिए मेरे पास 10 साल मैंने काम को कर रखा है, ये मैंने अपना स्किल बनाया है, ये जो मेरा स्किल है यही मेरा टैलेंट है। Right. अब मैं वही बोलूँ कि अगर मैं अगर 1 साल का जब एक्सपीरियंस लेके बैठा होता तो मेरे को बोला जाता कि मनीष ये 2000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना है, इसको आधे घंटे में लिख के दो, तो मैं तो वर्क प्रेशर में आ जाता। फिर मैं कहता कि यार ये क्या कर रखा है, मतलब आपने तो खराब ही कर रखा है पूरा एनवायरनमेंट। तो अगर ये करियर बबल बन रहा है, मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद 2 लाख रुपए सैलरी उठा रहा हूँ, तो मैंने बबल बना रखा है, तो मेरे ऊपर वही मैंने कहा कि जितना ज्यादा आपको सैलरी मिल रहा है उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो अगर मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसको दे रहा हूँ 2 लाख रुपए, मैं ये नहीं देखूंगा कि उसका एज क्या है, मैं देखूंगा इतना सैलरी ले रहा है, इसको इतना काम करवाना है। अगर वो बंदा ठीक है, मान लीजिए 25 का हुआ, MBA करके वो लग गया किसी कंपनी में, बढ़िया सी डेजिग्नेशन पर है, इज गेटिंग 1.5 और 2 lakhs मंथ, तो उसका जो ओनर है, भले ही वो कोई भी कंपनी हो, वो यही करेगा नहीं भाई ये इसको काम दो इतना, क्योंकि ये मैनेज कर लेगा, इसीलिए तो उसको इतना केपेबल करा है। लेकिन जब ये बबल बनता है, आपको हम खुद ही बनाते हैं, ये इस बबल को हम खुद बनाते हैं, और ये एम्प्लॉयर नहीं बनाता है, ये एम्प्लॉयज बनाते हैं, और हम ही इसको रोक सकते हैं इस बबल को बनने में। और ये बबल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये पीयर प्रेशर होता है। बिल्कुल। हम वापस में देखते हैं, हम आपस में देखते हैं, अच्छा बाजू में
अच्छा ये हो गया, ये 1 साल में इसने स्विच कर लिया, ये इस जगह ज्वाइन कर लिया, अच्छा मुझे भी करना चाहिए। हम्म, ओके, ये 50,000 ले रहा है, लेकिन उसने 1 लाख का नया iPhone 5 खरीद ले लिया, लिया, iPhone हाँ, 16 खरीद लिया है, मुझे भी लेना है। मुझे भी लेना। तो मैंने काफी सारे यंग लोग देखे हैं, they are earning 25,000 30,000, but they are carrying a mobile phone of 50 70,000 rupees. They are giving 25 30,000 उनकी अर्निंग से 15,000 रुपए का वो मोबाइल का ईएमआई ईएमआई भर दे रहे रहे हैं। ये एक जो यंग बडीज को मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक जो आप अच्छी बात है, लाइफ जीना अच्छी बात है, कोविड ने हमको सबको सिखाया है, यो लो लिव नाउ, कल का पता नहीं क्या होगा, बट उस चक्कर में आप कुछ ऐसा नहीं करें जिससे कि आपको बाद में एक मेंटल हेरासमेंट हो, बिल्कुल, मेंटल डिस्ट्रेस हो, एंड वो आपको एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज इश्यूज क्रिएट हो, करें। मेंटल इलनेस क्रिएट हो आपकी लाइफ में। हम्म, ये चाहे वो कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट्स हैं या वो एक कंपनीज में गए हैं, कंपनीज में न्यू कंपनीज में भी जाने के बाद में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो आपको स्ट्रेस हैंडल करने आना चाहिए। आपको स्ट्रेस कैसे आपको हैंडल करना है, और ये अपना स्ट्रेस हैंडल सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये ये सब्जेक्ट नहीं है, आपको ये लाइफ एक्सपीरियंस सिखाती है, है, ये ये एक लाइफ, एक्सपीरियंसेस है। दिस इज ऑल लाइफ स्किल्स। तो हम्म। ये जैसे कि आप जब पहले हमारे टाइम पर रैगिंग होती थी, हम्म, तो एक फिजिकल रैगिंग, मेंटल रैगिंग, ये एक आपको स्ट्रेस थोड़ा सा झेलना सिखाते थे। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये एक रैगिंग, एंटी रैगिंग इसको चल, बंद, हम एंटी इसको रैगिंग प्रमोट होने नहीं लग कर गया। रहे हम हैं। माय पॉइंट इज कि उस टाइम पर भी एक प्रेशर होता था, स्ट्रेस में कैसे जीना है। सो दीज आर ऑल लाइफ स्किल्स जो आपको आना चाहिए। ये आपको जीवन में 20s 30s 40s 50s एंड आगे 70s तक में आपको ये लाइफ स्किल्स काम आती है। अभी सर वो प्रेशर से मेरे को एक चीज याद आई कि मतलब काफी साल पहले एक मैच था अपना इंडिया का, तो उसमें जो लास्ट बैट्समैन थे वो मतलब वही लास्ट ही बैट्समैन बचे हुए थे। इंडिया मैच ऑलमोस्ट हार गया था, तो वो भी बैट्समैन प्रेशर में खेल रहे थे। न्यूज आया कि वो इस प्रेशर में खेल रहे थे, उनका इंटरव्यू भी आया कि प्रेशर में खेल रहे थे। तो प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ठीक है क्रैक हो जाएंगे। प्रेशर कभी कभार आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है कि आपका लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो। जैसे कि करेक्ट, आपने मैच जिता दिया, अब करेक्ट, मैच जिता दिया आपने, तो आप भले ही उस दिन के हीरो हो, लेकिन जब वो सुनहरे पन्ने खोले जाएंगे इतिहास के, तो किसी ना किसी दिन एक दिन तो आपका होगा। तो ठीक है, प्रेशर को हैंडल करना कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये हमारे लाइफ स्किल्स हमको सिखाते हैं। सो प्रेशर दो टाइप के होते हैं, हम्म जैसे आपने बताया, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम्म एंड नेगेटिव हम्म रीइंफोर्समेंट। हम्म तो आप पॉजिटिव प्रेशर, आप उसको एज ए पॉजिटिव वे में लीजिए कि उसको मेरे को अचीव करना है, हम्म इट्स अ गोल, इट्स अ डिटर्मिनेशन, हम्म दैट इज अ पॉजिटिव साइड। बट द नेगेटिव साइड, इफ आई विल लूज व्हाट विल हैपन, हम्म मैं हार गया तो क्या होगा, मैं ये काम नहीं कर पाया तो क्या होगा। दीज आर, इट्स अ वेरी फाइन लाइन। बट आप जब यहाँ से पॉजिटिव प्रेशर लेते हैं तो आप उसको अचीव कर लेते हैं, गोल को हिट करते हैं, आप डिटरमाइंड होते हैं गोल को अचीव करने के लिए। बट व्हेन यू टेक लेफ्ट टर्न विच इज योर नेगेटिव साइड, देन आप डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, आपकी डिसीजन पावर आपकी जो है गलत हो जाती है, देन आप वैक्यूम क्रिएट होता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हैं। सो इट्स अ वेरी फाइन लाइन, एंड आपको ये डिसीजन लेने में आपको है कि पॉजिटिव ले रहे हैं आप या नेगेटिव प्रेशर ले रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट टाइम है किसी शो पर कि जो खुद ही हम लोग कह रहे कि एक प्रेशर है जो आपको मोटिवेट भी कर सकता है। जैसे ही अभी सर ने कहा एक प्रेशर जो कि राइट साइड है, तो राइट साइड रहेंगे तो क्या पता वो प्रेशर आपको मोटिवेट करे और उस मोटिवेशन में आप अपने लाइफ का बेस्ट काम कर दें और जो आप चाह रहे हैं अचीव करना वो कर देंगे। तो यही है कि कैसे इन चीज़ों को करना है। तो सर कुछ इंस्टेंसेस जो आपने कभी मतलब पॉजिटिव प्रेशर के आपके साथ हुए हों आपके 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में कि तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस यदि मैं बात करूँगा, हम्म कॉलेज में भी है काफ़ी मेरे एक्सपीरियंसेस, और मेरे इनफैक्ट मैं अपने इनिशियल करियर्स में बताता हूँ। एक हमारा, जब मैं गोकुलदास इमेजेस में एक फैक्ट्री हैंडल कर रहा था उस टाइम पर, करीब 160 मशीन्स का, मैं
6 महीने के अपने इनिशियल करियर्स के बाद में ही मेरा परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मुझे प्रमोट किया एज ए फैक्ट्री मैनेजर के लिए। मुझे किसी दूसरी फैक्ट्री में डाला गया और चूंकि वहाँ का फैक्ट्री मैनेजर वो रिजाइन कर दिए थे, तो उस टाइम पर एक वैनिटी फेयर एक बायर बैंगलोर में, और ये यूएस का एक बायर है, उन्होंने हमको एक 60,000 पीसेस का एक डेनिम प्रोग्राम दिया था। और वो डेनिम प्रोग्राम में हमारे ऊपर एक प्रेशर था कि इसको हमको कम से कम, हमारे में एक टर्मिनोलॉजी होती है कट टू शिप रेशियो। सो अच्छा। कट टू शिप रेशियो मतलब आप यदि 100 पीस काटते हैं तो आप कितने पीसेस उसमें से शिप कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका रिजेक्शन होगा। तो आप क्या 99 पीस कर पाते हैं, 95 कर पाते हैं, 97 पीस कर पाते हैं। सो इट्स परसेंटेज टर्म्स में यदि आपने 60,000 किया तो आप 99% करेंगे या 95 करेंगे। डेनिम एक हमारे अपैरल में एक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होती है, क्योंकि जब आप डेनिम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डेनिम जीन्स बनता है जो आप पहने हुए शर्ट्स होते हैं, जब ये प्रोसेस होता है, स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है, वॉशिंग होती है, इट्स वॉशिंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें काफी सारे प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं। और डेनिम प्रोडक्ट्स जब वो रिजेक्शन होता है तो उसको वापस से रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप रिपेयर करते हैं तो आप वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन के आता है। तो वो एक चैलेंज था, और उस चैलेंज को मैंने उस टाइम पर अपने इनिशियल ईयर से, ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, मैंने एज ए पॉजिटिव लिया एंड उसको वी अचीव्ड 98% हमने डेनिम में अचीव किया। बहुत ज्यादा मतलब डेनिम में। टिपिकली डेनिम का जो रेशियो होता है वो 94 95 रहता है, मतलब मिनिमम 6 to 7% का मिनिमम रिजेक्शन लेवल रहते हैं। वो हमने 92 98 हमने परसेंटेज हमने हिट किया उसमें। व्हाई दिस हैज हैपेंड, हमने उसको एक मेटिकुलस उसमें प्लानिंग किया कि हम इतने पीस काटेंगे, हम इसमें जो है एक स्टिचिंग के टाइम पर इतना एक क्वालिटी लेवल बिल्ड करेंगे, उसको वॉशिंग प्रोसेस फिनिशिंग पूरा हमने उसको एक सर्टेन प्रोसेस लगाए उसमें, जिससे कि ये हमको अचीव करने में, हमको 98% अचीव करने में। सो द ऑलवेज keep your target as a 100, then you will achieve 99. If your target is 101, then you will achieve 100. बट आप यदि टारगेट यदि अपना 95 रखेंगे देन आप अचीव करेंगे 92 93। सो द ऑलवेज यू हिट you mentally you keep your target above। सो जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना टारगेट, और ये एक पॉजिटिव इंस्टेंसेस, तो हमने उसको एक पॉजिटिव लिया है, हमने उसको अचीव किया। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स हैं हमारे। मैं गुड़गांव में था, मेरे पास में ई शक्ति में हम काफी वेंडर्स के साथ में काम करते हैं। हमको सीरीज है हमने रेस किया था, उस टाइम पर काफी ऑर्डर लेवल हमारे आ रहे थे। हमको 36 37 वेंडर्स, मैन्युफैक्चरिंग वेंडर्स के साथ में हम काम कर रहे थे। हमने उसको कंसोलिडेट करना था, तो कंसोलिडेट कैसे करें। सो वी हैव गिवन अ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन कि एक सर्टेन क्वार्टर में, सर्टेन टाइमलाइन एंड सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर, सर्टेन टाइमलाइन पैरामीटर्स में जो परफॉर्म करेगा हम उसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे। सो इट्स ऑल कि आप किस पॉजिटिव से, बट यदि आप उसको सोचेंगे अरे मैं ये 36-37 वेंडर है, इसमें से मैं 10-12 वेंडर कैसे करूं, किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को नहीं लगेगा, नहीं। सो यू कम विद अ मेथोडिकल अप्रोच कि उसको कैसे करना है। नोबडी विल फील, उसमें कोई नेगेटिव फील नहीं करेगा यदि आप उसको अपने जो जस्टिस को, आप कोई भी प्रोसेस यदि एथिकल प्रोसेस रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, इंटीग्रिटी यदि आप रखेंगे, वो उसको रियलाइज करेंगे सामने वाले लोग एंड उसको पॉजिटिव लेंगे इस चीज को। अभी सर ने एक टर्म बोला मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस, तो ये प्रोसेस जो है ये कैसे आता है? क्या ये 6 महीने में स्विच करके या अपना करियर बबल बना के आता है, या रिगरस मेहनत करने के बाद आता है? क्योंकि ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को 2 साल में 5 लाख का पैकेज चाहिए पर मंथ का, मिल जाएगा। अगर मैं करियर बबल बनाऊंगा, अपना फेक डिमांड को बनाऊंगा, तो मे बी शायद चांसेस हो जाएं। बट इसको सस्टेन करना, रियल सक्सेस नहीं है कि जो एक दिन में आई और चली गई।
रियल सक्सेस वो है जिसको आपने रिटेन करके रखा हुआ है। तो रिटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये मेथड्स चाहिए, ये मेथड प्रोसेसेस चाहिए जो आपको मिलते हैं एक्सपीरियंसेस के साथ, टाइम के साथ। तो अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मेथड्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? तो ये मेथड्स को बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक एक्सपर्ट गाइडेंस, जो आपको एक एक टाइम पर आपके फैमिली फ्रेंड्स दे रहे थे, एक टाइम पे आपके कॉलेजेस कॉलेजेस के टीचर्स ने दिए, फिर आपको चाहिए होता है अपने सीनियर्स से। ये जो एक्सपर्ट गाइडेंस आती है अपने सीनियर्स से आती है, क्योंकि ठीक है, अगर मैं अपने सीनियर को देख के ये बोल रहा हूँ कि यार ये दिस गाय इज अर्निंग 2 लाख और ये कुछ करता कुछ नहीं है, और मैं ही कर रहा हूँ, मेरे को 50,000 मिल रहा है, बट द लॉजिक इज वो सीनियर 2 lakhs पे है तो उसके पास ये मेथड्स है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने सीनियर से खराब करनी है, कुछ भी करना है, तो ये मेथड सीखिए। सर ऐसा कोई मेथड जो आपने अपने किसी जूनियर को सिखाया हो या आपने अपने किसी सीनियर से सीखा हो? क्योंकि मेथड, अभी आपने कहा कि हमने ये 90% अचीव किया, आपने ये भी कहा कि हमने कंसोलिडेट कर लिया था इतने को, तो कुछ मेथड्स, मैं टिप्स नहीं मांगूंगा क्योंकि कोई भी मजिशियन अपनी टिप नहीं देता है कि भाई मैंने मैजिक ऐसे किया, बट कोई एक लेसन जो आपको अपने सीनियर से मिला हो या आपने सीखने के बाद अपने किसी जूनियर को दिया हो। अ, तो मैं यदि इसमें बात करूँ कोई लेसन्स या आप जैसे बात कर हम्म। रहे हैं कोई टिप्स है, इसमें कोई देयर इज नो मैजिक फार्मूला। हम्म। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। डन। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपको आपके एटीट्यूड से आता है, लाइफ हम्म। स्किल से आता है। हम्म। जब आप किसी भी वर्क को शिद्दत के साथ करते हैं, हम्म। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आती हैं। एंड द फंडामेंटल अप्रोच आपको रखनी पड़ती है, ये आप काम किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू अचीव दिस वर्क। तो जैसा मनीष आपने बोला, टिप की बात बोली, लेसन एक आपने बात बोला, तो इसमें कोई एक मैजिक फार्मूला नहीं है। पर एक चीज़ है जो कि आपको करना है, कोई भी काम आप करिए, जब वो आप शिद्दत से करते हैं एक अचीव करने के लिए, तो आपका मोटो क्या है, आपका पर्पस क्या है वो अचीव करने के लिए, वो वर्क करने के लिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि मेरा डेनिम प्रोग्राम था, वो 98% मुझे अचीव करना था। शायद मेरा पर्पस था कि यदि मैं 95 96 भी कर लूँगा तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, बट मैंने अचीव करने के लिए 99 का मैंने टारगेट लिया तो मैं 98 कर पाया। तो मेरा पर्पस उस टाइम पर यह था अपने आप को प्रूव करना एज ए इनिशियल ईयर करियर्स में, बिकॉज मुझे नया नया डेजिग्नेटेड एक फैक्ट्री मिली थी, मुझे एज ए फैक्ट्री मैनेजर अपने आप को प्रूव करना था, तो मैंने ये किया। सो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, वेदर यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ इन इनिशियल एरियर्स, देन यू मे हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच लगानी पड़ेगी उस काम को करने में। बट अगेन, डोंट टेक शॉर्टकट्स, टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स। आप जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, आपके कुछ सीनियर्स होंगे, कुछ आपके एल्डर्स होंगे, नॉट ओनली इन रिलेटेड फील्ड, बट आपको किसी दूसरे फील्ड में एक्सपीरियंस काउंट्स। टेक हेल्प उनसे, एक कुछ वो टिप्स लीजिए, एक कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ड्रिल डाउन, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, किसी भी आपका जो पर्पस है, आपको टास्क है, उसको टुकड़ों में बांटिए। आप जितने छोटे छोटे टास्क आप कर लें, करने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा अचीव जलने, आपको अचीव सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा आएगा। आपको वो टास्क एक बड़ा टास्क नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे को 30 दिन में ये टास्क करना है। आप उसको एक एक दिन के टास्क में करिए, एक दिन का टास्क आप उसको एक एक घंटे के टास्क में आप डिवाइड करिए। सो द ब्रेक इट डाउन टू अ मल्टीपल स्मॉल टास्क एंड इट विल बी हैपन। This is tips number one. The tips number two, or lesson to young guys, I would say कि आप जो भी आप काम करते हैं, जैसा कि मैंने बोला, शिद्दत से करिए, आप मेथोडोलॉजिकल अप्रोच रखिए। तो दूसरा चीज़ है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, क्या आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, क्या आप अपने ये काम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, क्या आप अपने ये काम बॉस के लिए कर रहे हैं,
उसको याद रखिए, सही क्या है द यहाँ पर एंटायर बहुत थिंग। बड़ा सवाल इंटेग्रिटी का आता है। करेक्ट। क्या आप अपने कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका द एंटायर पर्पस, आपका कॉन्टेक्स्ट सेट होगा कि आप किसके लिए कस्टमर ये काम कर रहे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको होना चाहिए। ये दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, और उससे आप अपने टास्क को या आप अपने लेसन्स को काफी इफिशिएंटली आप अचीव कर पाएंगे उस टास्क तो इससे बड़ी टिप क्या ही हो सकती है कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो एक महीने में मेरे को काम करना है, आप उस एक महीने के लेंदी काम को आप एक एक दिन के छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर लीजिए। और ये ऐसा नहीं कि केवल पैरेलल इंडस्ट्री के लोगों के लिए, ये नॉर्मली अगर कोई राइटर भी है तो ठीक है। अगर 20,000 वर्ड्स की एक मतलब छोटी सी ई बुक लिखनी है, तो आप डेली 500 का, डेली 1000 का टारगेट लेके चलिए। तो जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 20,000 लिख देंगे, लेकिन अगर आप डेली 1000 लिखेंगे तो ये 30 दिन में 20,000 तो आप लिख ही सकते हैं, जिसमें हम सैटरडे संडेज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये चीज है। सेकंड चीज कि अगर आप किसी काम को शिद्दत से कर रहे हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ी चीज आती है एटीट्यूड। अभी हम लोगों ने पहले एप्टीट्यूड की बात करी, तो एप्टीट्यूड आपका तब तक ही काम आता है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के टाइम पर ही आप अपना एप्टीट्यूड चेक कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रेस्ट करियर है, पहली जॉब से लेकर के आपके रिटायरमेंट के डे तक, वो आपका एटीट्यूड बताती है। तो जो टिप्स सर ने अभी बताई हैं, ये आपका एटीट्यूड जज करती है। आप किसी काम को कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं। इफ अ पर्सन हैज टू डिग अ स्मॉल होल, वो भी कर देगा, लेकिन एक आदमी उसे आधे घंटे में कर देगा, एक आदमी उस पर 10 दिन लेगा। बात 10 दिन या आधे घंटे की नहीं है, बात यह है कि एटीट्यूड के साथ, करेक्ट एटीट्यूड करेक्ट के साथ वो हो जाएगा। बट अगर आप इसको लथार्जिकली ले रहे हैं, काम ही तो है, काम ही तो करना है, कर देता हूँ, 10 दिन का डेडलाइन मिला हुआ है, कर दूंगा 10 दिन के अंदर, ठीक है, वो चीज ठीक है, आपको आराम करना है, बट ये एटीट्यूड आपको बिल्ड करता है। तो ये अगर आपको लग रहा है कि मैं शायद इस चीज को करूं या उस चीज को करूं या इतना सैलरी लूं, पहले अपना एटीट्यूड देख लीजिए। और एटीट्यूड आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने एप्टीट्यूड करने के बाद, सारी चीजों को एसेस करने के बाद आप करेक्ट फील्ड में हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सर, वो मूड मूड बताता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और सुबह किसी का चेहरा देख लिया तो सारा दिन खराब हो गया। तो अगर आप सुबह ही ऐसा काम कर लेंगे जो आपको पूरे दिन भर पसंद नहीं है, तो आप एप्टीट्यूड अपना लीजिए, जो इंटरेस्ट वाला काम आपको पसंद है वो कीजिए, तो आपका मूड खराब ही नहीं होगा। आप उठोगे सुबह, अरे वाह क्या बात है, आज तो लिखना है। तो जो काम ही यही है, और लिखने वाले का काम अगर वो डॉन्टिंग होने लग गया, तो फिर वो राइटर खराब है। लेकिन अगर वो लिखने वाले का काम मजे में है या उसके इंटरेस्ट का है, तो वो लिखेगा, और लिखेगा और इंजॉय भी करेगा, और जो 10 दिन लगने हैं वो आधे घंटे में करके दे देगा। तो दिस इज द एटीट्यूड। सर अब एक छोटा सा मैसेज जो आप पर्सनली मतलब एक्सपीरियंस की हमने बात कर ली, हमने करियर बबल की बात कर ली, हमने टिप्स भी शेयर कर ली। एक लास्ट एक मैसेज जो कि हमारे यंगस्टर्स, क्योंकि सर अभी आपने कहा कि थोड़े ये कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, इनको मतलब लोगों को लगता है कि मनी इज एवरीथिंग। लेकिन मनी क्या 35 तक बढ़िया है, 40 पे तक बढ़िया है, उसके बाद हैप्पीनेस इज द मेजर थिंग। तो हैप्पीनेस क्या है? जब आपका सेल्फ को आप प्रूव करते हो कि मेरा वर्थ इतना है। अगर आप वर्थ से एक्स्ट्रा मांग रहे हो तो आपकी हैप्पीनेस कम है, आपका पैसा ज्यादा है। तो ये एक बैलेंस मनी में और हैप्पीनेस में, क्योंकि मनी कैन बाय एनीथिंग बट नॉट हैप्पीनेस, ये हम सबको पता है। करेक्ट। मनी कैन बाय एवरीथिंग बट नॉट हैप्पीनेस। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे मत कमाइए, डेफिनेटली, बिकॉज मनी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। एंड हम जो भी काम करते हैं सब पैसे के लिए करते हैं, और पैसा एक, मनी इज ए मीडियम टू बाय थिंग्स। बट अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? अच्छा घर चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा गाड़ी बंगला ये चाहिए, तो मनी ज़रूरी है। बट सर वो सेल्फ और सेटिस्फैक्शन द उससे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो आपको आएगा वो पैसा। सो देर आर टू वेज ऑफ अर्निंग मनी। आप गलत तरीके से कमाना चाहते हैं या सही तरीके से कमाना चाहते हैं। शॉर्टकट लेके आप नहीं कमाइए, अदरवाइज
ये आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड आप जब आप अपने यंगर अपने अपने एज में हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लीजिए, बिकॉज आपके कमिटमेंट्स कम होते हैं। आपके यदि कोई आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, आप यदि शादीशुदा नहीं है, आप पेरेंट्स नहीं है, बने बने हुए हैं, आपके ऊपर कोई घर का इस तरीके का बर्डन नहीं है, फैमिली का कोई किसी का छोटी सिस्टर की कोई शादी नहीं करनी है, कुछ इस तरीके के बर्डन नहीं है, लीजिए, रिस्क लीजिए। आइडियाज आने चाहिए, एंड आइडिया इज अ डैम शिट आइडिया इफ यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। बेस्ट आइडिया भी The कुछ ideas, नहीं है। there are plenty of ideas. Don't chase ideas. You chase execution. I would दैट say इज that. दैट इज So the idea कुछ नहीं होता है यदि वो executable ना हो तो। डेफिनेटली। तो आप उसको execute करिए, chase करिए। If you have an interest, आप उस इंटरेस्ट से रिलेटेड उस फील्ड में आइडिया को चूज करते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड सक्सेस मिलेगी तो मनी, फेम, एवरीथिंग विल फॉलो यू। तो यहीं पर आज के एपिसोड को फिनिश करते हैं, वो भी एक स्टेटमेंट के साथ, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ना पैसा चेज करिए ना सक्सेस चेज करिए, जो चेज करना है दैट इज एग्जीक्यूशन। सो चेज एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूशन को चेज करेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा भी कमाएंगे, सक्सेस भी कमाएंगे, सब कुछ आएगा। बट द ओनली थिंग दैट यू शुड नो एंड कीप इन योर माइंड विच इज हाउ टू एग्जीक्यूट एंड वेयर टू एग्जीक्यूट। इसी के साथ आज हम शो को एंड करते हैं। और जैसे कि हमारे शो का रिचुअल है कि हमारे जो भी ऑनरेबल गेस्ट होते हैं उनको हम अपनी एक बुक प्रेजेंट करते हैं। तो सर ये एक छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ, मतलब शो की तरफ से, ये मेरी ही लिखी एक बुक है, माई टाइप ऑफ गर्ल। थैंक यू। तो मैं छोटा मोटा ही राइटर, मतलब बट या डूइंग थिंग्स। No, thank you, and Manish, it was a pleasure having you here. And जो भी आप लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, इनको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए के चैनल को। एंड काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो आप यंग बडीज को या व्यूअर्स को प्रोफेशनल्स। आप एक प्रोफेशनल्स को एक सही डायरेक्शन और देने का काम कर रहे हैं। सो थैंक यू, एंड थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।